नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य की इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस दृक श्राव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट का एक, ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स इसमें शामिल है। इस भीम भाष्य ये मेरी ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फिलॉसफी और विशेष रूप से उन्होंने जो हमारे भारत देश के लिए सपना देखा था, वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विनती करता हूं, अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो अवश्य इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं चरण 6 तक। इस एपिसोड में, छठे एपिसोड में, हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की उस किताब की जिस किताब ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया और जो कि मौद्रिक अर्थनीति के क्षेत्र में एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उसका शीर्षक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह ग्रंथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस के अत्युच्च उपाधि हासिल करने के लिए जो प्रबंध सादर किया था उस पर आधारित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि हासिल हो गई नवंबर 1923 में, और एक महीने ही बाद में ही दिसंबर 1923 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हो गया। तो वैसे देखा जाए, आपको याद दिलाऊंगा कि ये जो वर्ष है 2023, ये वर्ष द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इस ग्रंथ का शताब्दी वर्ष है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण मायना रखता है। तो मित्रों, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पुनर्मुद्रित किया 1947 में। तब उनकी मनीषा ये थी कि 2 वॉल्यूम्स में इस किताब को लाया जाए, जिसका शीर्षक होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, भारतीय चलन और बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। इसके 2 खंड रहेंगे। पहले खंड में प्रॉब्लम ऑफ रूपी यह रहेगा, जिसका काल मर्यादा है 1800 से लेके 1921 तक, और दूसरा खंड जो है उसमें भारतीय चलन और बैंकिंग प्रणाली का इतिहास रहेगा 1921 से लेकर आज तक। ये उनकी मनीषा थी। उन्होंने पहला खंड प्रकाशित जरूर किया 1947 में, लेकिन अपने सारे जन आंदोलनों में और राजनीति में उन्हें वक्त नहीं मिला, इसीलिए दूसरा खंड जो प्रकाशित करने जा रहे थे वो कभी हो नहीं पाया। ये अर्थात दुर्भाग्य की बात है। इस महान ग्रंथ के अंदर झांकने के पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रंथ है यह बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही तांत्रिक, बहुत ही दुर्बोध ग्रंथ है। न केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अर्थशास्त्र के जो प्रोफेसर्स हैं
उनके लिए भी ये समझना और समझाना बहुत कठिन काम है। इसीलिए आपको समझाना ये मेरा मकसद है, आपको उलझाना ये मेरा मकसद नहीं है। तो आप क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इसका ज्यादा ही सुलभीकरण करूंगा, ओवर सिंप्लीफिकेशन करूंगा, उसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। ये किताब जो है, ये महान ग्रंथ जो है, उसके दो हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है उसमें उन्होंने सन 1800 से लेके 1920 तक, 21 तक इसकी उत्क्रांति कैसे हो गई एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका बहुत अच्छा वर्णन, विश्लेषणात्मक वर्णन उन्होंने किया है। और दूसरा हिस्सा जो है उसमें तब के जमाने में जो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी, भारत जैसे विकसनशील देश के लिए आदर्श चलन पद्धति, आदर्श चलन प्रणाली क्या हो सकती है, ये वो सवाल था जिसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस किताब के, इस महान ग्रंथ के दूसरे हिस्से में उसकी चर्चा की है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमें भारतीय रुपये की जो उत्क्रांति हो गई उसके बारे में बताते हैं, और जब वो बताते हैं तब रुपये का धातुओं के साथ में, जैसा सोना, जैसे चांदी, जैसे कॉपर, ये इनके जो कॉइन्स थे उनके साथ में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात रहा है, इसका भी इतिहास डॉक्टर अम्बेडकर जी सादर करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना था कि अकबर के जमाने में उन्होंने सबसे पहली बार मुगल साम्राज्य में, अपने मुगल साम्राज्य में वित्त प्रणाली स्थापित की, और ये वित्त प्रणाली जो स्थापित की उसमें चलन के रूप में तीन चीजें थी। चलन के रूप में था सोने की मोहर, सुवर्ण मुद्रा या तो चांदी का रुपया, और तीसरा था दाम नाम का कॉपर का, तांबे का चलन। और ये तीनों के स्वर्ण कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और दाम के कॉइन्स, इनका आपस में क्या रिश्ता होगा ये भी सुनिश्चित कर दिया था। दक्षिण भारत में जहां मुगल साम्राज्य का प्रभाव नहीं था, वहां पर सोने पर ज्यादा जोर दिया गया, और वहां पर पैगोडा नाम का सुवर्ण चलन प्रचलित था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय का साधन, और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मूल्य का मानक। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बताते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और छोटी छोटी अनेक राज्यों का निर्माण हो गया, तो खुद की मुद्रा बनाने की स्पर्धा शुरू हो गई। उसमें सिक्के बनाने का राज्य का जो अधिकार था उसका बहुत बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार, प्रचंड दुर्व्यवहार उसमें हो गया, और बौखला देने वाले किस्म के अनेक मुद्राएं प्रचलित हो गई, और ये जो हक्का बक्का करने वाली विविधता थी उससे आर्थिक व्यवहार पर बहुत परिणाम हुआ। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाहिर किया, उन्होंने ऐलान किया कि हम अभी जो रजत मानक है उसको अपना लेंगे, सिल्वर स्टैंडर्ड को अपना लेंगे, और उन्होंने सिल्वर का रुपया प्रचलित किया। ये जो चांदी का रुपया था उसका वजन था 180 ग्राम्स, लेकिन वो पूरा चांदी का नहीं था, 165 ग्राम प्योर चांदी रहती थी। और आगे चलकर 1833 तक लगभग पूरे देश भर में मुद्रा में एक रूपता स्थापित हो गई। फिर आया करेंसी एक्ट ऑफ 1835। ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर सिक्के के साथ में कागज के नोटों का भी चलन शुरू हो गया,
और दोनों बराबर चलते रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये सारी जो घटनाएं हुई है पूरी तरह से विस्तृत इसकी जानकारी और विश्लेषणात्मक जानकारी हासिल करने के लिए इस ग्रंथ को मूल रूप से ही देखना चाहिए, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो पेश किया है। आदर्श चलन व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, इस समस्या के निराकरण के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारी कमिटीज अपॉइंट हो गई और हर एक कमेटी ने अपना अपना रिपोर्ट पेश किया सरकार को। ये सारे रिपोर्टों का बहुत गहरा अभ्यास करके डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी राय उसके बारे में अपने किताब में लिखी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का यह मानना था और उन्होंने वो आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया कि जब दुनिया भर के सारे बड़े देश सुवर्ण परिमाण के लिए जा रहे थे, गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे थे, न जाने क्यों ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में रजत मानक, रजत परिमाण यही कायम रहा और ये गलत बात थी, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है कि he says that, and I quote, by an unkind turn of event the currency system adopted the so-called gold exchange standard. एक गलती हो गई, उनका कहना है कि पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जा रही है, स्वर्ण परिमाण की तरफ जा रही है और हम लोग रजत मानक लेके बैठे हैं, रजत परिमाण लेके बैठे हैं। और उससे भी बड़ी गलती यह हो गई कि ब्रिटिश रूल में उस अवस्था में हम लोगों ने जो परिमाण का स्वीकार किया उसका नाम था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इंस्टेड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड हमने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, सुवर्ण विनिमय परिमाण को स्वीकार कर लिया हमारे ब्रिटिश सरकार ने। देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, स्वर्ण परिमाण जो है, उसमें वास्तव में दैनंदिन व्यवहार में सोने का उपयोग होता है, सुवर्ण मुद्रा यूज होता है और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड जो है उसमें सिर्फ कागजी नोटों का उपयोग होता है और वो जो कागजी नोट है वो नोटों को स्वर्ण मुद्रा के साथ क्या अनुपात होना चाहिए ये पहले से सुनिश्चित किया गया था और जो पेपर करेंसी थी उसको गोल्ड में परावर्तित करने की सुविधा भी उपलब्ध थी। यह था सुवर्ण विनिमय परिमाण, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। और तब इसमें ये चर्चा में आ गए साक्षात जॉन मेनॉर्ड केन्स। जॉन मेनॉर्ड केन्स ये आधुनिक अर्थशास्त्र के मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके फादर कहलाते हैं। उन्होंने 1909 में एक ग्रंथ प्रकाशित किया, वो भारत में आके काम किया था उन्होंने, जिसका शीर्षक था इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने ये दोनों की तुलना की है, गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, सुवर्ण परिमाण और सुवर्ण विनिमय परिमाण। और इन दोनों की चर्चा करते हुए वो ये नतीजे पर पहुंचे, गोल्ड स्टैंडर्ड ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड स्टैंडर्ड है, बिल्कुल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और ये भारत जैसे विकसनशील देश के लिए बहुत बुरा साबित होगा। केन्स ने यह भी बताया कि भारत जैसे विकसनशील देश के लिए चाहिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में पेपर करेंसी होती है और पेपर करेंसी की निर्मित कितनी हो इस पर कोई भी गैर वाजिबी बंधन नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल करेंसी है, लचीली मुद्रा प्रणाली रहना ये पूरक है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए केन्स ने उसका समर्थन किया। सब लोग जब उनके हां में हां मिला रहे थे तब एक व्यक्ति ने उनको विरोध किया, एक अर्थशास्त्री ने विरोध किया और वो अर्थशास्त्री थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मौद्रिक अर्थशास्त्र में महापंडित
बनकर जो वापस आए थे भारत में, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने ये कहा कि मैं गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों धार वाला अस्त्र है। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें सरकार पर कोई गैर वाजबी बंधन नहीं आते हैं चलन निर्मिति पर, और बुरा इसलिए हो सकता है अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो क्या होगा, तो निरंकुश चलन निर्मिति होगी। और अगर निरंकुश चलन निर्मिति होती है, नोटा छापते ही जाते हैं, नोटा छापते ही जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति होगी, उससे क्या होगा, उससे कीमतें बहुत बढ़ जाएगी, और कीमतें जब बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, वो गरीबों के ऊपर एक टैक्स होता है। इन्फ्लेशन इज एन इनइक्विटस फॉर्म ऑफ टैक्सेशन बिकॉज इट हर्ट्स पुअर द मोस्ट। अगर कीमतें बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती है तो उसका सदमा किसको ज्यादा पहुंचता है, अमीरों को नहीं, गरीबों को उसका सदमा बहुत ज्यादा पहुंचता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने युक्तिवाद किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जिसकी तरफ हम वापस आएंगे अगले एपिसोड में, वो मुद्दा ये था कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड भी रहेगा तो चल सकता है, लेकिन उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि जो एजेंसी करेंसी इश्यू करती है उसके ऊपर बंधन रहना चाहिए, कुछ नियामक रहना चाहिए। देयर शुड बी अ रेगुलेटर ऑन द अथॉरिटी दैट इज अलाउड टू इश्यू द करेंसी। जिसको स्वीकार नहीं किया गया तब, उसके बारे में हम बाद में बोलेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो ग्रंथ है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये मौद्रिक अर्थशास्त्र में जो सर्वोत्तम, दुनिया भर में जो सर्वोत्तम ग्रंथ है, उसमें भी इसका स्थान जो है वो अपना ऊपर का स्थान इसको रहेगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम यही विराम देते हैं। जब हम फिर से मिलेंगे तब हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बोलेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो विषय है, जो अगले सेशन में हम चर्चा कर जा रहे हैं 7वें चरण में, वो विषय है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर ये बहुत नाजुक विषय है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का सेशन खत्म करने के पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप अवश्य इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहीं पर मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।